है ना, ढूंढो पीछे, पेज करो पीछे, दो चीजें आती है, ये तुम्हारे मिस हो रखा है, तो आप कहाँ लिखोगे इसको, जो मेंटल स्टेटस एग्जामिनेशन है ना, ढूंढो पीछे, पेज करो पीछे करो पीछे करो, कहाँ पे है वो, थेरेपी से पहले, पीछे करो पीछे करो। अरे कहीं भी लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमको पता होना चाहिए कि जजमेंट दो तरीके से चेक होता है, दो तरह का जजमेंट होता है, कहीं भी लिख लो, रे पीछे छोड़ दो, कहीं भी लिख लो, है इतना ही है बस। दो तरह का जजमेंट होता है, और जजमेंट का मतलब है, अरे कहीं भी लिख लो यार, सब पन्ने पलट रहे हैं, वहां जगह नहीं होगी ना वैसे भी। हाँ, कौन किसके अंडर आएगा वैसे भी तुमसे नहीं पूछा जाएगा, तुमसे पूछा जाएगा कि जजमेंट का एग्जाम्पल देके रखा होगा, टेस्ट जजमेंट। एक घर में आग लगी है, पेशेंट से पूछा है तुम क्या करोगे, क्या टेस्ट कर रहे हैं, क्या चेक कर रहे हैं, तो वो कौन सा चेक कर रहे हैं, टेस्ट जजमेंट चेक कर रहे हैं। तो दो तरह के जजमेंट होते हैं, एक होता है सोशल जजमेंट और दूसरा होता है टेस्ट जजमेंट। सोशल जजमेंट में सोशल सिचुएशन देके, पेशेंट का ऑल ओवर बिहेवियर देके, रैपिड सोशल चेंजेस क्या क्या हो रहे हैं, उस पर पेशेंट का पर्सनल व्यू क्या है, पेशेंट का पर्सनल जजमेंट क्या है, वो चेक किया जाता है। टेस्ट वाले में कोई ना कोई कंडीशन दी हुई है कि आपको रास्ते से जा रहे थे, आपको एक पैसों से भरा हुआ बैग मिला, आप क्या करोगे, आग लग गई घर में, आप क्या करोगे, बेहोश हुआ इंसान रोड के किनारे पड़ा हुआ है, आप क्या करोगे, कोई भी ऐसी कंडीशन देके टेस्ट किया गया है जजमेंट, वो टेस्ट जजमेंट है। और सोशल चेंजेस में इंसान का पर्सनल व्यू क्या होगा, उसकी ओपिनियन क्या है, वो सोशल जजमेंट कहलाएगा। टिपो टिपो। जब से असमंजस, कहीं भी लिखा हुआ काम नहीं आएगा जब तक उस यूरोपियन ट्यूब वाले लड़कों सोच रहे हो। जजमेंट का मतलब बता देंगे, क्या डिसाइड करता है, वो जजमेंट कहलाता है। दो तरह के जजमेंट है, एक है सोशल जजमेंट, जिसमें सोशल चेंजेस में पेशेंट की क्या ओपिनियन है, उसका पर्सनल जजमेंट क्या है, कोई भी कंडीशन, सोसाइटी में कुछ चेंजेस हुआ हो, फाइनेंशियली चेंजेस हुआ हो, कुछ भी चेंजेस में इंसान का सोच क्या है, विचार क्या है, वो सोशल जजमेंट कहलाएगा। और इसी को पर्सनल जजमेंट भी बोल सकते हैं। दूसरा टेस्ट जजमेंट है, यहाँ टेस्ट करना, कंडीशन देनी है, घर में आग लगी क्या करोगे, पैसों से भरा हुआ थैला मिला, क्यों नहीं लिख रहा भाई, लिखा हुआ है, किधर, किधर लिखा हुआ है, क्यों लिख क्यों नहीं रहे, तुम तो सोच रहे थे कुछ, जजमेंट खराब है बहुत ये तो, तुम कहाँ लिखा, ना 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 ना, हाँ ये स्मार्ट वर्कर है, दो लाइन में सुलटा दिया इसने, हो गया जजमेंट, क्या रहा फिर, क्या रहा फिर, अच्छा रहा, अच्छा तो रहा, क्या करोगे घर में आग लगी है, फूंक मारेगा कि आग में घी डालेगा, पेट्रोल डालेगा, ठीक है, पता चल गया तुम्हारा जजमेंट कैसा है। तुम क्या करोगे बेटा राहुल, आग लग जाए तो, जैसे अभी मान लो यहाँ नहीं लगनी चाहिए, तुम जैसे बाहर गली में गए, तुमने देखा कि घर में आग लगी हुई थी, क्या करोगे, चुपचाप निकल लेंगे, हमें क्या करना है, फिर बताओ, हाँ तुम्हारी तरफ से जो हो सके वो कोशिश करना है, हाँ बेटा, किसमें, तो मैंने लिखवाया है ना, कहाँ लिखा, डिफेंस मैगजीन खोलो इसको, वो टेबल खोली तुमने, लिखी वो टेबल, जॉर्ज इमाम वेलिएंट, 4 लेवल क्लासिफिकेशन, उसमें मैच्योर के नाम देखो, इधर नाम देखो ये, अरे हाँ देखो नाम देखो कौन है, तो वो ऐसे ही लिखवाया, वो क्वेश्चन होता है इसीलिए लिखवाया है। चलो इससे पहले तुमने पढ़ी थी कंडीशनिंग, दोनों याद है तुमको, ऑपरेंट कंडीशनिंग, क्लासिकल कंडीशनिंग, चलो मैं दोबारा से तुमको याद दिला देता हूँ कि क्लासिकल कंडीशनिंग इयान पावलो ने दी, और इसको क्या बोलते हैं, रेस्पोंडेंट कंडीशनिंग के नाम से जानते हैं। उसने डॉग पे एक्सपेरिमेंट किया, डॉग पे एक्सपेरिमेंट करके उसने देखा, एक्सपेरिमेंट से पहले घंटी बजाई ट्रिन ट्रिन, डॉग ने उसकी तरफ मुड़ के ही नहीं देखा, हाँ कौन है? उसकी तरफ देखा नहीं। उसके बाद उसने क्या किया, अनकंडीशन स्टिमुलस के साथ पेयर किया, किसको, बेल को, घंटी को। अनकंडीशन स्टिमुलस कौन है, खाना, फूड और स्मेल ऑफ फूड, जो नेचुरली, वो स्टिमुलस जो नेचुरली रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकता है वो अनकंडीशन स्टिमुलस कहलाएगा, यानी कि नेचुरल है, खाना नेचुरल चीज है, उसको देखते ही लार टपकना स्वाभाविक है, तो वो अनकंडीशन स्टिमुलस है। तो बेल के साथ खाने को पेयर किया, घंटी बजाई खाना दिया, घंटी बजाई खाना दिया, फाइनली डॉग सीख गया कि घंटी बजते ही खाना मिलेगा। तो लास्ट में क्या हुआ कि घंटी बजते ही सलाइवेशन चालू है, खाना तो बाद में आता है, खाना चाहे नहीं आए तो भी डॉग में सलाइवेशन स्टार्ट था। तो जो घंटी थी वो क्या बन गई है,
कंडीशनड स्टिमुलस बन गई है, और घंटी से डॉग को जो सलाइवेशन हो रहा है वो कंडीशनड रेस्पॉन्स है, वो कंडीशन रेस्पॉन्स है। वहीं दूसरा जो चीज था, अगर आप धीरे धीरे घंटी बजाते रहोगे और खाना नहीं दोगे तो धीरे धीरे डॉग का सलाइवेशन कम होते होते लास्ट में बंद हो जाएगा। इसी को एक्सटेंशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन। एक था स्टिमुलस जनरलाइजेशन, जिसमें जैसे घंटी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा रही है, डॉग में सलाइवेशन प्रोड्यूस करवा रही है, वैसे ही कोई दूसरा इंस्ट्रूमेंट, घंटे की जगह कोई और इंस्ट्रूमेंट हो सकता है, ट्यूनिंग फोक हो सकता है, अलग वाली बेल हो सकती है, वो भी रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवा सकती है, उसको स्टिमुलस जनरलाइजेशन कहेंगे। ये था कौन सी कंडीशनिंग? क्लासिकल कंडीशनिंग। दूसरी ऑपरेंट कंडीशनिंग है, जिसको इंस्ट्रूमेंटल कंडीशनिंग बोलते हैं, और उसको बरस फ्रेडरिक स्किनर, बीएफ स्किनर ने दिया। किसने दिया? बीएफ स्किनर ने। उसने रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, रैट पे, चूहे पे, है? हो सकता है वो चूहिया भी हो, जरूरी नहीं चूहा हो। रैट पे किया है। तुम इतना याद, चूहा था, अच्छा मूसा था, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो रैट पे एक्सपेरिमेंट किया, उसने एक बॉक्स बनाया जिसका नाम रखा स्किनर बॉक्स। उसमें चूहे को अंदर डाल दिया, और उसमें एक लीवर था, बटन। चूहा इधर उधर घूमा, उसमें पैर आया, कुछ खाने को मिला। फिर इधर उधर भटका, पैर आया, कुछ खाने को मिला, तो चूहे के दिमाग की बत्ती जली कि इसको दबाने से खाना मिलता है। तो चूहा बार बार उसको दबाया और खूब भरपेट खाना खाया। तो इस कहानी से क्या सीखे? कि यही है कि जिंदगी में जब भी कुछ पॉजिटिव रेस्पॉन्स मिलेगा, वो बिहेवियर हम बार बार करेंगे। जैसे तुम्हारे अकाउंट में पैसे नहीं है, उसके बावजूद तुम एटीएम में गए और एटीएम डाला और 5,000 भरे, और खट से 5,000 निकल आए, ओ निकल आए 5,000, उसके बावजूद तुमको बताया तुम्हारे खाते में पैसे नहीं है, उसके बावजूद फिर से एटीएम लगाओगे, अगली बार 10,000 भरोगे, 10,000 आगे, फिर से आगे, तो तुम धड़ाधड़ लगाते रहोगे एटीएम और बार बार करोगे, क्योंकि रिवॉर्ड मिल रहा है भाई। क्या मिल रहा है? रिवॉर्ड। और जैसे ही तुमने एटीएम डाला और तुम्हारे खाते में पैसे ना हो, और जैसे ही पैसे तो है 500 रुपए तुम भर रहे हो, उसमें 5,000 विड्रॉल, 5,000 भरते ही तुमको या तो करंट लगे या एटीएम से ही एक थप्पड़ पड़े, यूं फट, है? क्या समझ रखा बेवकूफ? तो क्या करोगे तुम? अगली बार ट्राई नहीं करोगे, अगली बार वापस ट्राई नहीं करोगे। इसका मतलब है जिस चीज में रिवॉर्ड मिलेगा वो बिहेवियर इंसान बार बार करेगा, जिस चीज में रिवॉर्ड नहीं मिलेगा और नेगेटिव रीइंफोर्समेंट होगा या पनिशमेंट होगा, वो बिहेवियर डिक्रीज होगा, वो बिहेवियर डिक्रीज हो जाएगा। पॉजिटिव का मतलब है कुछ ना कुछ ऐड करेंगे, नेगेटिव का मतलब है कुछ रिमूव कर डालेंगे, है? ये ध्यान रखना है। और पनिशमेंट में, पॉजिटिव पनिशमेंट में क्या है? कुछ ऐड करना है वहां भी, है? और नेगेटिव में कुछ ना कुछ पनिशमेंट, जो हार्ड डिसीजन या हार्ड शेड्यूल या पनिशमेंट फेवरेट चीज वो थी, वो निकाल लेनी है, वो हटा लेंगे। ये था कंडीशनिंग की दोनों थ्योरी। अब जजमेंट तुम्हारे दिमाग में घुसा क्या? अरे एक नॉर्मल जजमेंट है, पर्सनल जजमेंट, जैसे कल बताया ना, एक इंसान प्याज खाता है, एक नहीं खाता, और एक कम खाता है, वो सोशल जजमेंट है। कोई भी कंडीशन, महंगाई, पेट्रोल बहुत महंगा हो गया भाई, तो क्या करना है? जैसे कोई साइकिल चलाता है, उसको पेट्रोल से मतलब नहीं, वो अपनी साइकिल से ही जाता है जहां भी जाना है, पेट्रोल भले 1,000 रुपए हो जाए, हमको क्या करना है भाई? और जो बाइक से आ रहा है, रोज 50 किलोमीटर दूर से आ रहा है, अब वो रोज रोएगा, ओहो पेट्रोल बहुत महंगा है, क्योंकि उसको रोज सुनने लग रहा है भाई साहब महंगाई का, तो उसका अलग पर्सनल व्यू होगा। जो पेट्रोल का इस्तेमाल नहीं करता उसका अलग व्यू होगा। यानी कि वो पर्सनल जजमेंट है। कैसा है? पर्सनल है। उसके बाद टेस्ट जजमेंट है। यहाँ कोई ऐसी कंडीशन देंगे, आग लग गई, रोड पे इंसान बेहोश पड़ा है, पैसों से भरा हुआ थैला मिल गया जिसपे एड्रेस लिखा है, तो आप क्या करोगे? वो वाला है। हाँ रख सकते हो, वो भी आपका डिसीजन है। ठीक है, हो गया। अब एग्जाम में क्वेश्चन इसी एग्जांपल से आया था, अभी किस में आया था यार? ये कौन सा एग्जाम में आया था? ये हाउस ऑन फायर आया था, ये हाउस ऑन फायर, ये कंडीशन थी। अब आप क्या चेक कर रहे हो? तो ये टेस्ट जजमेंट चेक कर रहे हो, याद रख लोगे। चलो अब देखेंगे अपन बिहेवियर थेरेपी। नाम से दिख रहा है बिहेवियर थेरेपी। यहाँ क्या करना है? बिहेवियर मॉडिफिकेशन करना है, बिहेवियर मॉडिफाई करना है। कि साइकोथेरेपी विच फोकस ऑन मॉडिफाइंग फॉल्टी बिहेवियर रादर देन बेसिक चेंजेस इन पर्सनैलिटी बाय अप्लाइंग बेसिक लर्निंग टेक्निक्स। लर्निंग प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हुए इंसान का जो एबनॉर्मल फॉल्टी बिहेवियर है उसको बदलना है, ना कि उसकी पूरी पर्सनैलिटी चेंज करनी है। जो बिहेवियर एबनॉर्मल है उसको बदलना है, उसको बदलना है। ये बिहेवियर थेरेपी कहलाएगी। ये कौन कौन सी कंडीशन में दी जा सकती है? तो न्यूरोटिक डिसऑर्डर में दी जा सकती है, सेक्सुअल डिसऑर्डर में दी जा सकती है, चाइल्डहुड डिसऑर्डर लाइक एडीएचडी, मेंटल रिटार्डेशन, ऑटिज्म, इन कंडीशन में दी जा सकती है। ईटिंग डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, इन कंडीशन में भी दी जा सकती है। इसके अलावा सब्सटेंस यूज डिसऑर्डर में भी दी जाएगी, और सब्सटेंस यूज में ही अल्कोहलिक आता है, ये इसी के अंडर है। न्यूरोसिस क्या होता है बे? सुसाइड कर लेगा? अच्छा इनसाइट होती है, मैंने सोचा न्यूरोसिस वो है जिसमें सुसाइड कर लेगा। हाँ मेरे को समझ में आ ही जाता है। तुम बताओ बेटा, तुम क्या यूं, मैंने पूछा ही नहीं पहले यूं कर दिया, मतलब इरादा ही नहीं है बताने का भाई। चलो तुम नहीं बताओ, पड़ोसी बताओ, पड़ोसी बताओ। न्यूरोसिस वर्ड किसने दिया बेटा? है? वेरी गुड, शाबाश। किसने दिया न्यूरोसिस वर्ड? हाँ विल्लू कुल्लू। तो विलियम कुल्ले ने दिया था। न्यूरोसिस क्या है? टेंशन की वजह से, टेंशन की वजह से इंसान के पर्सनैलिटी और बिहेवियर में चेंजेस आ जाता है, वो क्या कहलाएगा? न्यूरोटिक डिसऑर्डर कहलाएंगे। और इसमें खासियत यही है कि इसमें इनसाइट प्रेजेंट रहती है, इनसाइट प्रेजेंट रहती है, रियलिटी के साथ कांटेक्ट मेंटेन रहता है। सेक्सुअल बिहेवियर आगे अपन पढ़ेंगे डिसऑर्डर्स, जिसमें एबनॉर्मल सेक्सुअल डिसऑर्डर्स होंगे। बच्चों वाले डिसऑर्डर भी आगे पढ़ेंगे, जिसमें एडीएचडी, ऑटिज्म, मेंटल रिटार्डेशन, लर्निंग डिफिकल्टीज, वो सारे पढ़ेंगे। ईटिंग डिसऑर्डर में मेनली दो तरह के डिसऑर्डर है, एनोरेक्सिया नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा, और एक बिंज ईटिंग डिसऑर्डर और है, बिंज ईटिंग डिसऑर्डर। साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर में क्या आता है भाई? हिस्टीरिया, कन्वर्जन, हाइपोकॉन्ड्रियासिस, ये सब साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर है।
और सब्सटेंस एब्यूज, अफीम गांजा भांग चरस दारू, ये सब सब्सटेंस है। ये भी सब्सटेंस एब्यूज और यूज डिसऑर्डर वाले चैप्टर में अपन पढ़ लेंगे। तो इन डिसऑर्डर में पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर को इंप्रूव करना है, एबनॉर्मल बिहेवियर को इंप्रूव करना है। अब देखेंगे टेक्निक्स क्या क्या है, तो क्या क्या तकनीक है देखें जरा। हो गया लिखे बाकी? फर्स्ट जजमेंट हो गया तुम्हारा? हम्म? हाँ बालिका, क्या हुआ है? बड़े सारे यूं यूं कर रही भाई साहब, गुलाटियां मार रही है? हैं? कैसा ऐसे बता रही थी क्या, यूं टकीला वो क्या बता रही थी? तुम्हारे लिए वो कुछ नहीं, तुम तो डोला मार लेना सीधा गटक जाना। टकीला वकीला कुछ नहीं होता, और पी के टकला हो जाओगे, वही टकीला है तुम्हारे लिए। हो गया अब? चलो, तुम आपसी घुसर घुसर थोड़ा कम करा करो। अब देखें भाई साहब कौन कौन सी तकनीक है वो। तो सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है, एक्सपोजर एंड रिस्पॉन्स है, इम्प्लोजिव है, मॉडलिंग है, असर्टिव है और आवर्धन थेरेपी है, और सेटाइटेशन है। ये सारी थेरेपी क्या कहलाती है? बिहेवियर थेरेपी कहलाएगी। तो पहले इनके बारे में सुन लो, फिर अपन वन बाई वन पढ़ लेंगे। तुम तो सुनते कम और लिखते ज्यादा हो। है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, पहले टीप लो फिर ही बोलूंगा मैं। अरे सर क्यों पकड़ लिया? हाँ हाथ नीचे रख। कंट्रोल कर। बिहेवियर थेरेपी जिसमें फॉल्टी बिहेवियर और एबनॉर्मल बिहेवियर को मॉडिफाई करने की टेक्निक और साइकोथेरेपी है, जिसमें पेशेंट का एबनॉर्मल बिहेवियर को मॉडिफिकेशन करना है, जिसके अंदर अपन डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक्स पढ़ेंगे। और डिसऑर्डर आपने अभी देखे कि न्यूरोटिक डिसऑर्डर, साइकोसोमेटिक डिसऑर्डर, सब्सटेंस अब्यूज, सेक्सुअल डिसऑर्डर, ईटिंग डिसऑर्डर, इन सब कंडीशन में देते हैं बिहेवियर थेरेपी। क्या देते हैं? बिहेवियर थेरेपी, जिसमें सबसे पहले लिखा हुआ है आपके सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन, नाम से दिख रहा है सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन है। यहाँ सिस्टम बनाएंगे, एक सिस्टम। सिस्टम क्या है? सिस्टम। हाँ, तो सिस्टम का मतलब है हायरार्की बनाएंगे। हायरार्की, जैसे किसी पेशेंट को पूछा भाई साहब तुमको किससे डर लगता है, तो उसने बताया कि मेरे को डॉग की आवाज सुनते ही बहुत ज्यादा डर लगता है, और फोटो देख लूं तो थोड़ा कम लगता है, या फिर रियल में डॉग देख लूं तो बहुत ज्यादा डर लगता है। तो ऐसे हायरार्की बनानी है हमको कि कम से ज्यादा की ओर, कम से ज्यादा की ओर। तो पेशेंट ने बताया कि रियल डॉग देखो तो बहुत ज्यादा डर लगता है, फोटो से थोड़ा कम लगता है, आवाज से थोड़ा कम लगता है, डमी से थोड़ा कम लगता है, बातें करते हैं डॉग के बारे में तो और कम लगता है। तो ऐसे लिस्ट बनाएंगे फ्रॉम लोअर टू हायर फियर प्रोड्यूसिंग ऑब्जेक्ट। उसके बाद पेशेंट को सिखानी है रिलैक्सेशन टेक्निक। रिलैक्सेशन टेक्निक वो क्या होती है? अगर कभी रिलैक्स हुई नहीं क्या? रिलैक्सेशन टेक्निक क्या है? अरे सबसे बेसिक रिलैक्सेशन टेक्निक, सांसें जोर से अंदर खींचो, जोर से फूंको। है? हाँ वही डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज। डीप ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखाएंगे। इसके अलावा किसी एक चीज में फोकस करने का सिखाएंगे, अलग अलग टेक्निक सिखाएंगे। अब पेशेंट को एक्सपोज करवाएंगे कि पेशेंट ने लिस्ट बना ली भाई साहब कि सबसे कम डर लगता है कि डॉग के बारे में बातें करने से। तो अब अपन बातें करके माहौल बनाएंगे। क्या? पेशेंट को बैठा लिया सामने, अब उसको बताएंगे, डॉग के बारे में बातें करेंगे। भाई सुना है तुमने, आजकल कलयुग में डॉग इंसानों से ज्यादा वफादार है? डॉग बहुत अच्छे होते हैं, सिंसियर होते हैं, ध्यान रखते हैं, बहुत लगाव रखते हैं, प्यार करते हैं, ये वो बातें कर ली। उसके बाद फोटो दिखाएंगे, डॉग का फोटो देखो कितना क्यूट है ये, देखो देख पा रहे हो तुम ये? इसकी आंखें देखो, दो ये नीली नीली आंखें हैं। बाल देखो इसके, बाल ऐसे लग रहा है शैम्पू डेली करता हो ये। और पूंछ देखो कितनी मुड़ी हुई है, सीधी नहीं होगी, कभी नहीं होगी। कितना सुंदर प्यारा डॉग है। उसके बाद डमी डॉग दिखाएंगे, डमी डॉग है। और उसके बाद रियल डॉग दिखाएंगे। तो धीरे धीरे माहौल बन गया, माइंड सेट सुधर जाता है, क्योंकि इतनी तारीफ सुनी है पहले तो कि डॉग बहुत अच्छे होते हैं, काटते नहीं है, वफादार होते हैं, सुंदर होते हैं, क्यूट होते हैं। तो इंसान के माइंड में धीरे धीरे ये बात सेट हो जाती है, अच्छा खतरनाक नहीं है, ये नहीं काटेगा। तो धीरे धीरे इंसान जैसे ही डर लगने लगेगा, उस टेक्निक सिखाई हुई है, रिलैक्सेशन टेक्निक सिखाई हुई है कि जब भी तुमको लगे कि डर लग रहा है, तुम बस डीप ब्रीथ करो, लंबी गहरी सांसें लो और छोड़ो, धीरे धीरे डर दूर हो जाएगा। यही सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन कहलाएगा। दूसरा है एक्सपोजर एंड रेस्पॉन्स प्रिवेंशन। नाम से दिख रहा है, एक्सपोज करेंगे बट रेस्पॉन्ड नहीं करने देंगे। जैसे एक्सपोज कैसे करोगे बे? अरे भाई साहब जैसे ओसीडी, ये थेरेपी ऑफ चॉइस फॉर ओसीडी है। किसकी है? ओसीडी वाले के लिए ये थेरेपी ऑफ चॉइस है। यहाँ क्या करना है कि पेशेंट ओसीडी वाले के बार बार दिमाग में आ जाता है उसके हाथ गंदे है, हाथ गंदे है।
तो वो बार बार हाथ धोने जाता है। अब ओसीडी वाले पेशेंट को हमको बार बार इधर उधर हर जगह टच करवाना है, बट हाथ धोने नहीं देना है, हाथ धोने नहीं देना है, क्योंकि बार बार जहां भी टच करेगा और उसको मना करेंगे हाथ धोने से, तो धीरे धीरे माइंड ऑटोमेटिक चेंज हो जाएगा कि भाई साहब हाथ गंदे नहीं हो रहे, हाथ गंदे नहीं हो रहे हैं। तो फ्रीक्वेंट एक्सपोजर से इंसान अपने आप सीख जाता है, अपने आप धीरे 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 डर कम हो जाता है, वही है। फिर इंप्लोसिव थेरेपी, सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन का उल्टा है। यहाँ जिस चीज से डर लगता है डायरेक्टली उससे एक्सपोज करना है। कोई कुत्ते से डर लगता है तो डायरेक्ट कुत्ता सामने ले आओ, किसी को पानी से डर लगता है पानी डाल दो उस पर, बार बार एक्सपोजर से सीख जाएगा अपने आप, क्योंकि कुत्ता सामने आया काटा थोड़ी है, ये नहीं कि काटने वाला ले आओ, अगर काट लिया तो भाई साहब जिंदगी में डर नहीं निकाल पाओगे उसका, है? तो ऐसा लाना है जो काटे ना है। तो धीरे धीरे रिपीटेड एक्सपोजर से पेशेंट ऑटोमेटिक लर्न कर लेगा और एंजाइटी डिक्रीज होने लगेगी। ये इंप्लोजन थेरेपी है कि डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग स्टिमुलाई, डायरेक्ट एक्सपोजर टू फियर प्रोड्यूसिंग। वही मॉडलिंग क्या है, मॉडलिंग, हाँ करके दिखाओ। मॉडलिंग का मतलब है डेमोन्स्ट्रेशन, है ये ऑब्जर्वेशनल लर्निंग है। यहाँ थेरेपिस्ट पेशेंट को करके दिखाता है, ये करके दिखाओ, तो वो करके दिखाएगा और पेशेंट देख के ऑब्जर्व करके सीखेगा। ठीक बात है। इसके बाद असर्टिव ट्रेनिंग क्या होती है भाई साहब? असर्टिवनेस क्या होता है? असर्टिवनेस, तुम सब असर्टिव हो क्या? हो क्या असर्टिव? है भाई? नहीं पता नहीं है, पता लगाओ क्या होता है असर्टिव, है? हाँ बोलो बोलो। असर्टिवनेस का मतलब होता है क्या आप अपना व्यू, क्या आप अपने विचार खुल के रख पाते हो, क्या आप अपने आप को एक्सप्रेस कर पाते हो दूसरों के सामने बोल्डली, बिना डरे बिना रुके विचार रख सकते हो? कहाँ रख सकते हो? मैं पूछता हूँ, क्वेश्चन का आंसर नहीं निकलता, पहले यूं कर दे। तो असर्टिव ट्रेनिंग यही है कि अपने खुद के विचार बिना रुके बिना डरे बिना सोचे लोगों का फ्रीली एक्सप्रेस करना है, फ्रीली एक्सप्रेस करना है, ये असर्टिव है। आवर्जन तुमको पता है, डाइसल्फिराम थेरेपी इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है, आवर्जन थेरेपी। यहाँ अनप्लेजरेबल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस करवाना है, अनप्लेजरेबल रेस्पॉन्स प्रोड्यूस। दारू क्यों पीता है इंसान? अच्छा लगता है, टेंशन दूर, दिमाग हल्का, थकान दूर, नींद आ जाएगी, इसलिए पीता है। पीता है, उसको अच्छा लगता है इसलिए पीता है। अब अच्छा नहीं लगवाना है, क्या करना है? आवर्जन थेरेपी देनी है कि पिएगा तो उसको अच्छा ना लगे, तो उसके लिए गोली है डाइसल्फिराम, बिना बताए शराब छुड़ाए। हाँ वो वही गोली है जो दीवारों पे लिखा होता है, बिना बताए शराब छुड़ाए, वो वही गोली है। जब डाइसल्फिराम दे देगा और पेशेंट पी लेगा तो इतनी सीवियर रिएक्शन होगी, भयंकर उल्टियां होगी, चेहरा लाल हो जाएगा, घबराहट होगी, पसीना पसीना हो जाएगा। जब तकलीफ होगी तो पिएगा नहीं, क्योंकि पीता किस लिए था? अच्छा लगता था। अब जो चीज अच्छी नहीं लग रही है उसको क्यों पिएगा? तो धीरे धीरे छोड़ देगा। वो आवर्जन थेरेपी। बच्चा अंगूठा चूसता है, उसमें कोई खट्टा कड़वा टेस्ट, मिर्ची कुछ भी लगा दो तो नहीं चूसेगा अंगूठा। अंगूठा चूसना अच्छा लगता था उसको, पर अब तुमने क्या किया? उस पे कड़वा टेस्ट, खट्टा टेस्ट, तीखा टेस्ट लगा दिया है, अब उसको अच्छा नहीं लगता। तो जो काम अच्छा नहीं लगता वो नहीं करेगा, वो आवर्जन थेरेपी है। सेटाइटेशन का मतलब है फुल कर दो किसी को, कि कोई दारू पीता है उसको बैठा के इतना पिलाओ कि 8-10 दिन तक उठे नहीं वो, और उसको नफरत हो जाए, सेटाइटी कर दो, मतलब फुलनेस। सेटाइटी का मतलब है पेट भर के, जी भर के पिलाओ। हाँ दारू से डुबो दो। हाँ समोसे से, तुम्हारा भी सेटाइटेशन समोसे से करवाना पड़ेगा किसी दिन। इतना खिलाएंगे कि भाई साहब बाथरूम में रहोगे तुम 5-7 दिन तक, जैसे ही बाहर आए फिर गुड़ गुड़ फिर भागो। और पानी और बंद कर देंगे उस टाइम पे, फिर कभी मन नहीं करेगा समोसा खाने का। तो ये सेटाइटी है कि इंसान को इतना पिलाएंगे कि उसको इतनी तकलीफ होगी ना फिर उसका मन भर जाएगा। सेटाइटेशन का मतलब है मन भरा देना, तो मन भर के पिलाएंगे और मन भरा देंगे। चलो शुरू करते हैं सिस्टमेटिक डिसेंसिटाइजेशन। इसका प्रिंसिपल होता है रेसिप्रोकल इनहिबिशन, रेसिप्रोकल इनहिबिशन। इन दिस एंजाइटी प्रोवोकिंग स्टिमुलाई इज प्रोवाइडेड व्हाइल ए पर्सन इज रिलैक्स स्टेट द एंजाइटी गेट इनहिबिटेड। रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब यही होता है, रिलैक्सेशन और एंजाइटी दोनों एक साथ नहीं रह सकती। कोई इंसान परेशान और रिलैक्स एक साथ हो सकता है क्या? या तो वो परेशान होगा या रिलैक्स होगा। तो सीधी सी बात है, जब इंसान को रिलैक्सेशन टेक्निक आती है तो जैसे ही परेशानी टेंशन आई उसने रिलैक्सेशन टेक्निक करी, धीरे धीरे एंजाइटी भाग जाएगी। तो यही चीज है रेसिप्रोकल इनहिबिशन, कि रिलैक्स स्टेट में इंसान को डर नहीं लगेगा, एंजाइटी नहीं होगी, फियर नहीं होगा। ये जोसेफ वोल्फ भैया ने दिया है, ये ओसीडी और फोबियाज में यूज होती है, इतना लिखो। तो रेसिप्रोकल इनहिबिशन का मतलब है कि एंजाइटी और स्ट्रेस और रिलैक्सेशन दोनों एक साथ नहीं हो सकते। या तो इंसान एंशियस होगा या इंसान रिलैक्स होगा। जब इंसान को रिलैक्सेशन टेक्निक आती है तो उसको एंजाइटी नहीं होगी, एंजाइटी रुक जाएगी। इसका मीनिंग ये लिखा हुआ है, यही मीनिंग है। इस पे काफी बार क्वेश्चन आता है, तुमको अच्छे से दिमाग में घुसानी है। सिस्टमेटिक डीसेंसिटाइजेशन, डीसेंसिटाइजेशन का मतलब क्या होगा? सेंसिटाइजेशन क्या है? सेंसिटिव का मतलब क्या है? अबे सेंसिटिव है वो, मतलब रिएक्ट कर रहा है, किसी चीज को रिएक्ट कर रहा है। यानी कि यहाँ इंसान को किसी कुत्ते से डर लगता है, बिल्ली से लगता है, पानी से लगता है, मतलब उनके लिए वो रिएक्टिव है। तो अब उसको नॉन रिएक्टिव बनाना है, डीसेंसिटाइज करना है, यानी कि उसका डर निकालना है मन से। क्या करना है? मन से उसका डर निकालना है, यही डीसेंसिटाइजेशन है। उसके बाद वो डरेगा नहीं, क्योंकि उसको जब भी डर लगेगा वो रिलैक्सेशन टेक्निक करेगा। क्या करेगा? रिलैक्सेशन टेक्निक। तुम भी एग्जाम देने जाओ तब डीप ब्रीथ किया करो। जब एग्जाम में घबराहट होती है, पैल्पिटेशन होता है, पसीना पसीना हो जाते हो, विजन धुंधला हो जाता है, क्वेश्चन है कुछ पढ़ कुछ
कुछ पढ़ कुछ और रहे हो है? तो वो हालात में तुमको क्या करना है, लंबी गहरी सांसें लेनी है और छोड़नी है। सिर्फ एक आध मिनट, ये नहीं पूरे 2 घंटे निकाल ली सांसें फूंकने में ही। सिर्फ 2 मिनट में नॉर्मलाइज करना है एंजाइटी को और वापस पेपर पे लग जाना है। पता चला योगा करने बैठ गए, ओ भाई साहब निकल गया एग्जाम का टाइम, तो योगा में खत्म हो गया कि अब मैं रिलैक्स हूं, तब तक तो टाइम एंड। तो रिलैक्सेशन क्विक करना है, जल्दी जल्दी करना है। सिस्टमैटिक डिसेंसिटाइजेशन, जिसका प्रिंसिपल रेसिप्रोकल इनहिबिशन है, जिसका मतलब है एंजाइटी और रिलैक्सेशन एक